हम बात करने वाले हैं, ठीक है, किसकी भैया, कि जो समाज सुधार आंदोलन है, भाई समाज सुधार आंदोलन हम पढ़ रहे थे, समाज सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, और समाज सुधार आंदोलन में, ठीक है, जो आज अंतिम टॉपिक है, मतलब अंतिम दिन है समाज सुधार आंदोलन का, मींस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में जो सबसे पहली चीज आज आपको जाननी है वो ये है, ठीक है, ये क्या है, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा किए गए समाज सुधार, ठीक है भैया, अंग्रेजों के द्वारा किए गए जो समाज सुधार है वो ये है, ठीक है। तो जरा इस पर नजर डालिए कि क्या है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है, सीरियल नंबर दिया गया है, क्या भैया, सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर का उतना यूज नहीं है कोई। समाज सुधार, भाई कौन सा समाज सुधार हुआ, किस ईयर, किस वर्ष हुआ, ठीक है, गवर्नर जनरल, उस समाज सुधार के समय कौन गवर्नर जनरल था, और उससे संबंधित जो फैक्ट है वो आगे दे रखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे सती प्रथा है, मतलब सती सिस्टम, ठीक है, जैसे इसके अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए जितना इंग्लिश मीडियम है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनकर और सुनने के दौरान ही लिख लेंगे, ठीक है। जैसे सती प्रथा का मतलब हो गया सती सिस्टम, ठीक है ना, सती प्रथा का मतलब हो गया सती सिस्टम, ठीक है, सती प्रथा का क्या मतलब हुआ, सती प्रथा का मतलब हुआ सती सिस्टम, ठीक है। तो जो सती सिस्टम है ये 1829 में इसका अंत हुआ, 1829 में इसका अंत हुआ, और इस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, इस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। और इस प्रकार से राजा राममोहन राय के प्रयासों से, ठीक है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती सिस्टम का एंड हो पाया, ठीक है। तो भैया कह सकते हैं कि विद द एफर्ट ऑफ, बाय द एफर्ट ऑफ राममोहन राय के एफर्ट्स थे या प्रयास थे, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को, सती सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो सती प्रथा क्या था, अगर सती प्रथा के बारे में बात करें कि क्या था, तो आप जानते हैं कि सती प्रथा का मतलब है कि पति की मृत्यु, मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ का, उसकी पत्नी का उसी की चिता पर जलकर मर जाना सती प्रथा कहलाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़े, इसके बाद हम बात करते हैं ठगी प्रथा की। तो ठगी प्रथा, ठगी क्या है, ठगी करने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आपने किसी से कहा, मतलब दुकानदार से कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, अब उसने 1 किलोग्राम चीनी आपने मांगी है, 50 ग्राम उसने मांगी, तो इसे कहते हैं ठगी प्रथा। तो ठगी बहुत चलती थी, ठीक है, और उसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, ठीक है, कि ठगी को रोका जा सके। तो 1830 में ही विलियम बेंटिक के ही गवर्नर जनरल रहे थे, कर्नल स्लीमन के सहयोग से, मतलब कह सकते हैं कि विद द सपोर्ट ऑफ कर्नल स्लीमन, कर्नल स्लीमन के सहयोग से जो ठगी प्रथा है इसका अंत हुआ, ठीक है, ठगी प्रथा का अंत, ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ या विद द सपोर्ट ऑफ कर्नल स्लीमन, ठीक है। इसी प्रकार से दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा 1843 में खत्म, अरे दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, एलिन ब्राउन। हालांकि दास प्रथा को 1833 में ही गैर कानूनी अर्थात, ठीक है, कह सकते हैं कि इल्लीगल डिक्लेयर किया जा चुका था, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल इट वाज डिक्लेयर्ड इल्लीगल बाय चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, तो इट वाज डिक्लेयर्ड इल्लीगल बाय चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, या 1833, ठीक है ना। अच्छा, नरबली प्रथा, नरबली मतलब ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम, ठीक है। तो भाई नरबली प्रथा का मतलब हो गया ह्यूमन सैक्रिफाइस, मतलब इंसानों की बलि दे देना, इंसानों की बलि दे देना, ठीक है। तो बलि वाला जो सिस्टम है 1844 में एंड हुआ, हार्डिंग फर्स्ट इस समय गवर्नर जनरल था, और ये जो बलि वाला सिस्टम था, ह्यूमन सैक्रिफाइस का सिस्टम था, ये ऐसा नहीं है कि सब में प्रचलन में था, नहीं, एक खोंड जनजाति थी, खोंड ट्राइब थी, उसी में किसका प्रचलन था, तो याद रखेंगे, इट वाज फेमस इन खोंड ट्राइब, इट वाज फेमस इन खोंड ट्राइब, ठीक है ना, इट वाज फेमस इन खोंड ट्राइब, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की इंग्लिश में लिखेंगे क्या, वीडो रीमैरिज एक्ट, क्या लिखिएगा, वीडो रीमैरिज एक्ट, पहली स्लाइड है ना, वीडो रीमैरिज एक्ट। तो वीडो रीमैरिज एक्ट या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, कौन गवर्नर जनरल था, कैनिंग, ठीक, डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास, मतलब कह सकते हैं कि विद द एफर्ट ऑफ, विद द एफर्ट, हाँ ठीक है, मैंने से पढ़िए है ना, जितना कहा जा रहा है उतना करते चलिए, ठीक है, बाकी कुछ और जरूरत नहीं है। डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, मतलब विद द एफर्ट ऑफ डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक। आगे क्या है, सम्मति आयु अधिनियम, क्या है भैया, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है, क्या है, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है ना, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है, मतलब कह सकते हैं सम्मति आयु अधिनियम, मतलब कह सकते हैं सीधा सीधा एज कंसेंट एक्ट, क्या भैया, है ना, एज कंसेंट एक्ट। तो सम्मति आयु अधिनियम का मतलब हो गया एज कंसेंट एक्ट। अब कंसेंट की स्पेलिंग क्या होती है, तो CONSENT, CONSENT, कंसेंट, ठीक है ना। अरे तो एज ऑफ, मतलब एक्ट ऑफ कंसेंट या एज कंसेंट एक्ट 1892 में आया, इस समय गवर्नर जनरल लैंस डाउन था, और BM मालाबारी के प्रयासों से आया था, और BM मालाबारी के प्रयासों से आया, और इसमें यह कहा गया कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है, 12 साल, क्या है भैया, 12 साल, ठीक है। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, क्या था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट या एज कंसेंट एक्ट। ये तो शारदा एक्ट है, हिंदी में दोनों यही है, शारदा एक्ट, ठीक है। तो कंसेंट एक्ट के बाद शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह का अंत इससे होगा, मतलब एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड, ठीक है, वेडिंग, तो चाइल्ड है ना, मैरिज जो है उसका अंत हुआ शारदा एक्ट से। 1929 में ये पास हुआ था, और 1930 में ये इंप्लीमेंट अर्थात लागू हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आया था, और 1892 में लागू हुआ, ठीक है। और ये पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, ठीक है, इसके बारे में कि BM मालाबारी के समय में आया था, ठीक है। बाकी आप इसको 1800, ये बात ये भी सही है कि लागू वाला तो नहीं पूछता है, पास वाला ही पूछता है, तो आप इसको 91 कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए भैया, इसको 91 कर लीजिए, ठीक है, क्या करिए आप इसको 91 ही कर लीजिए, ठीक है, चलिए, ठीक, तो इसको 91 कर लीजिए, ठीक। तो ये जो शारदा एक्ट है, इसमें क्या था, शारदा एक्ट जो है बाल विवाह का अंत हुआ 1829 में पास हुआ, सॉरी 1929 में पास हुआ, 1930 में लागू। इरविन इस समय गवर्नर जनरल वाइसराय थे, डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से, तो मतलब एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर हरविलास, हु बिलोंग्स टू राजस्थान, राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते थे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो लड़कियां हैं उनके विवाह की न्यूनतम उम्र होगी 14 साल, और जो लड़के हैं उनके विवाह की न्यूनतम उम्र होगी 18 साल, ठीक है ना। तो इसी से इसका अंत हुआ, ठीक है। और आई होप इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से लिख लीजिए, आज की पहली स्लाइड है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये आप एज इट इज नोट कर चुके होंगे, ऐसी हमें आशा है, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है, चलिए, ठीक। तो ये होगी बात। अब भैया हम बात करने जा रहे हैं किसकी, अब साथियों हम बात करने जा रहे हैं सर सैयद अहमद खान की, जरा ध्यान दीजिए, किसकी बात करने जा रहे हैं, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, तो ध्यान से समझिएगा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद। और सर सैयद अहमद खान काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भैया, इनके बारे में आप है ना बिल्कुल जाने, जरूरी बात है। पहली बात तो हमने एक बात बहुत पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है।
अब इसमें है क्या, सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो देख लिया जाए। सर सैयद अहमद खान, इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। जन्म अर्थात बॉर्न, ठीक है, इनका जन्म, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म वैसे दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान को भाई मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय, आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, प्रसार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय मतलब इन्हीं की वजह से मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ एक तरह से, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ, ठीक है, तो द क्रेडिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन मुस्लिम्स गोज टू हिम, ठीक है। तो मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय, आधुनिक शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का यहाँ संबंध सीधा सीधा किससे है, अंग्रेजी शिक्षा से है, इंग्लिश एजुकेशन से, अंग्रेजी शिक्षा से है, इंग्लिश एजुकेशन से। तो भैया भाई मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक। और आगे बढ़े और इनके बारे में जो भी चीजें हैं उसको देखते चले। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली है। इनकी पत्रिका का नाम क्या था, इनकी पत्रिका का नाम था तहजीबुल अखलाक। क्या नाम था, तहजीबुल अखलाक। इनकी पत्रिका का नाम था तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक, पत्रिका का नाम तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक, ठीक है, तहजीबुल अखलाक इनकी पत्रिका का नाम, ठीक है, तहजीबुल अखलाक इनकी पत्रिका का नाम। इनकी बुक का क्या नाम था, इनकी बुक का नाम था द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, या तो इंग्लिश में कहेंगे द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, या तो फिर हिंदी में कह रहे होंगे असबाब बगावत हिंद। क्या, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद। 1857 की क्रांति के ऊपर ये किताब लिखी गई थी, 1857 की क्रांति के ऊपर ये किताब लिखी गई थी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के ऊपर ये किताब लिखी गई थी, ठीक है ना। अजी ठीक, और आगे बढ़े। इसके बाद इन्होंने एक भाई जो संस्थाएं वगैरह स्थापित करनी है वो सब भी देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे साइंटिफिक सोसाइटी, इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी नाम की संस्था इन्होंने बनाई थी, और साइंटिफिक सोसाइटी नाम की संस्था इनके द्वारा कब बनाई थी, साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी नाम की जो संस्था इन्होंने बनाई थी ये बनाई थी 1864, ठीक है। और इसी प्रकार से एक इन्होंने बनाई थी यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। क्या बनाया, यूनाइटेड इंडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों इसकी है, यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, पैट्रियाटिक, ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये इनके द्वारा 1600, ये इनके द्वारा 1888 में बनाई, 1888 यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इन्हीं के द्वारा भाई अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया। क्या था ये, तो ये था भैया क्या, अलीगढ़ मोहम्मदन, अलीगढ़ मोहम्मदन, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब बनाया गया, 1875, ठीक है, 1875 में इसको बनाया था, ठीक है। अच्छा, 1875 में इन्होंने बनाया था, ठीक है। इनके जीवन का उद्देश्य अगर आप देखेंगे, इनके जीवन का उद्देश्य जो था, इसमें एक उद्देश्य तो यही है मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार की बात, ठीक है ना। हाँ जी भैया, मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार। दूसरा उद्देश्य क्या था इनका, तो फिक्स हिंदी मतलब इंग्लिश और अंग्रेज और मुस्लिमों के बीच में संबंधों को ठीक करना, ठीक है। उद्देश्य था वो क्या था इनका, अंग्रेजों व मुस्लिमों के संबंधों, अंग्रेजों और मुस्लिमों मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेज मुस्लिम संबंधों को ठीक करना। क्या का उद्देश्य था भाई, अंग्रेज मुस्लिम संबंधों को ठीक करना, अंग्रेज मुस्लिम संबंधों को ठीक करना, संबंधों को ठीक करना, ठीक है ना। अंग्रेज मुस्लिम संबंधों को ठीक करना, क्या मतलब कह सकते हैं कि टू फिक्स ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, टू फिक्स ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशन। तो यह कुल मिलाकर सीधा सीधा है अंग्रेजों और मुस्लिमों के बीच के जो संबंध है उनको ठीक करना, ठीक है ना। चलिए, हाँ ईयर अलग है तो उसमें समझ में आने का बस इतना है कि 1833 में उसे गैर कानूनी घोषित किया गया, लेकिन उसे पूरी तरीके से प्रभावी नहीं किया जा सका, और 10 साल बाद जाकर 1843 में अंततः खात्मा हो गया, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी भैया, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कोई चीज जो इनके बारे में जाननी चाहिए, तो देखिए इनके बारे में जरा इसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्या करना है, हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या क्या जानना है भाई। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 1817 में, जन्म से आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, और पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त करी, ठीक है। जैसा बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि सरकारी नौकरी मिले, तो इन्होंने भी सरकारी नौकरी प्राप्त करी और अमीन के पद पर तैनात हुए, ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी इन्होंने करनी शुरू कर दी, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय में भी ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ 1857 की क्रांति चल रही है, बहुत सारे लोग इस क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं, दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान को आप देखेंगे तो एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, है ना। 1857 की क्रांति के मामले में अगर हम इनके योगदान की बात करें तो 1857 की क्रांति पर किसी भी भारतीय भाषा में जो पहली किताब लिखी गई, जो पहली बुक लिखी गई वो इन्होंने लिखी, जिसे द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी कह सकते हैं, या फिर असबाब बगावत हिंद। तो असबाब बगावत हिंद जो है 1857 की क्रांति के ऊपर इनके द्वारा लिखी गई किताब थी, ठीक है। इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक नाम की पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया, और इन्होंने साथियों एक चीज ये देखी कि मुसलमान जो है वो आधुनिक शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने जब ये देखा कि मुसलमानों के द्वारा आधुनिक शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और जो मुसलमान और अंग्रेज है उनके बीच के संबंध ठीक नहीं है, और ऐसा स्वाभाविक भी था क्योंकि अंग्रेजों भाई मुसलमानों का ये मानना था, मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आधुनिक शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अंग्रेजों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। इसके पीछे कारण था कि मुसलमानों को ये लगता था कि भारत में जो
अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई है वो उनसे छीन कर स्थापित की गई है। और ये बात भी सही थी कि जब अंग्रेज भारत में आए तब जो केंद्रीय सत्ता थी वो मुसलमानों के हाथ में थी, मुगलों के हाथ में थी। और अगर आप देखेंगे कि चाहे बंगाल में प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो या फिर मैसूर के साथ लड़ा गया युद्ध हो, बहुत सारे ऐसे युद्ध रहे जिसमें अंग्रेजों ने मुसलमानों को हराया, मुस्लिम शासकों को हराया और अपनी सत्ता को भारत में स्थापित किया। हालांकि आगे चलकर अंग्रेजों ने भाई मराठों को भी हराया, राजपूतों से भी कई मौकों पर लड़ाई लड़ी और भी कई सारे हिंदू शासकों से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने शुरुआती जो सत्ता अपनी भारत में स्थापित करी वो मुस्लिम शासकों को हराकर या उनके खिलाफ कहीं न कहीं अपने आप को स्टैंड करके किया है। तो इस वजह से मुसलमान अंग्रेजों को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे और उनकी अंग्रेजी शिक्षा या उनकी आधुनिक शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। तो सर सैयद अहमद खान को लगा कि ऐसा करने से मुसलमानों का नुकसान ही है, चीजें खराब होंगी, अच्छी नहीं होंगी। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि अंग्रेजों और मुस्लिमों के बीच के संबंधों को ठीक किया, ठीक करने का लगातार प्रयास किया। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए, प्रसार के लिए प्रयास भी किया और इसी प्रयास का परिणाम है या इस प्रयास का प्रमाण है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित करना। ये इसी परिणाम है, प्रयास का परिणाम है, ठीक है, जो कि जो है इनके द्वारा किया गया और ये वही है जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से 1920 में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सर सैयद अहमद खान को मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय जाता है, ठीक है। इन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन भी स्थापित किया, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इनके द्वारा की, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद करने की जरूरत है आपको, ये भी थोड़ा सा याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है भैया। तो जरूरी है ये चीजें दिमाग में रखिए और चीजों को उसी हिसाब से पढ़ते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी इन्होंने इनसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा हिंदू मुस्लिम एकता वगैरह के विषय में, तो कहा जाता है कि दो बातें, एक तो सर सैयद अहमद खान भारत की आजादी के पक्ष में नहीं थे, सर सैयद अहमद खान भारत की आजादी के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। अब इनके अपने विचार थे, आजादी क्यों नहीं चाहते थे क्या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये भारत की आजादी के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि भाई मुसलमानों का हित इसी में है कि अंग्रेज भारत में रहे, ठीक है ना। अच्छा, सर सैयद अहमद खान से जब एक पत्रकार ने हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में पूछा कि भैया हिंदू मुस्लिम एकता पर, इनकी यूनिटी पर आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, तो इन्होंने कहा है ना, इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखें हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने क्या कहा कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं, ठीक बात है। तो मतलब हिंदू एंड मुस्लिम आर माय टू आईज, हिंदू एंड मुस्लिम आर माय टू आईज, इट वाज सेड बाय सर सैयद अहमद खान। तो एज इट इज ध्यान देना भैया, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप और देखेंगे चीजों को, तो भैया एक नाम मिलता है अब्दुल लतीफ का, ठीक है, अब्दुल लतीफ का। अच्छा, नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी साथी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, जो भी साथी नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल बनाइए, बहुत जरूरी है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हिस्ट्री जब खत्म हो जाए तो हम अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया है इन सबकी पीडीएफ एक साथ आपको दे दी जाए, लेकिन यकीन मानिए अपने हाथ से बनाए गए नोट्स का मजा ही अलग है, ठीक है ना। उससे पढ़कर आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं दूसरे के नोट्स से भी, ठीक है। तो अगर आपने अपना बनाया तो अच्छी बात है। अब आप में से जिनके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का तो फिर कर भी क्या सकते हैं। चलिए, तो अब्दुल लतीफ की बात करेंगे, किसकी भैया, अब्दुल लतीफ की बात करेंगे। अब अब्दुल लतीफ के बारे में चीजें जाननी है, देखिए क्या याद रखना है भैया। एक तो पहली बात कि अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में बनाई, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। तो इनके द्वारा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का गठन किया गया, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी का गठन किया गया। कहां पर किया गया था गठन, कलकत्ता, ठीक है। इसके हिंदी इंग्लिश दोनों यही है, तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, ठीक है। अरे जो भी मतलब इतना नहीं समझ हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखें का क्या मतलब है भाई, एक तुम्हारे पास ये आंख है, एक ये आंख है, अब आप बताओ कि दोनों में से तुम्हें कौन सी आंख पसंद है ज्यादा है। हाँ भाई, हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें का मतलब क्या है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित की गई 1863 में, ठीक है, कलकत्ता में स्थापित की गई 1863। और दूसरी बात याद रखनी होती है कि इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, ठीक है ना, पिता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, मतलब इन बंगाल, तो इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, ठीक है ना। ये दो बातें इनके बारे में और जानेंगे, ठीक है ना, दो बातें इनके बारे में और जानेंगे कि अब्दुल लतीफ जो है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में बनाई और इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। तो एक अब्दुल लतीफ के बारे में बातें होंगी, दूसरी सर सैयद अहमद खान के बारे में बातें होंगी, ठीक है ना। चलिए, फिर अगली बात हम देखेंगे कि और क्या है। अब हम जरा बात करेंगे मिर्जा गुलाम अहमद की, किसकी बात करेंगे भैया, मिर्जा गुलाम अहमद की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद की बात कर लेते हैं, मिर्जा गुलाम, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद की बात करें तो पहली बात तो इनको मसीहा भी कहा जाता है और इनको मसीह उल मौत भी कहा जाता है, ठीक है, मसीह उल मौत, ठीक है। तो इनकी जो उपाधियां हैं, उपाधियां मतलब एक तरह से कहिए कि अन्य नाम, ठीक है ना, तो उपाधियां मतलब एक तरह से अन्य नाम या टाइटल्स, ठीक है ना। हां जी, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको मसीह उल मौत भी कहा जाता है, क्या, मसीह उल मौत, ठीक है, मसीह उल मौत भी इन्हें कहते हैं, मसीह उल मौत, ठीक है। तो ये इन्हीं की उपाधि है भैया, मसीह उल मौत, ठीक है, मसीह उल मौत, ठीक है। और इन्हीं को और क्या कहा जाता है, इनको केवल मसीहा भी कह सकते हैं, केवल क्या कह सकते हैं, मसीहा भी इनको कह सकते हैं, ठीक है, केवल इनको मसीहा भी कहा जा सकता है, ठीक है, केवल इनको मसीहा भी कहा जा सकता है। पुनर्जागरण का ध्वजधारी, इन्होंने स्वयं को क्या कहा, इन्होंने स्वयं को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा, पुनर्जागरण का ध्वजधारी, पुनर्जागरण का ध्वजधारी, इन्होंने स्वयं को क्या कहा, पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, पुनर्जागरण का ध्वजधारी मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से रेनेसेंस, ठीक है, फ्लैग बियर ऑफ रेनेसेंस, हाँ ये ठीक रहेगा, फ्लैग बियर ऑफ, ठीक है, फ्लैग बियर, ठीक है, फ्लैग बियर ऑफ रेनेसेंस, ठीक है, पुनर्जागरण का ध्वजधारी। तो इन्होंने स्वयं को ही पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा था, ठीक है। हाँ जी, और इन्होंने स्वयं को और क्या कहा पता है, श्री कृष्ण का अवतार, क्या कहा भाई, श्री कृष्ण का अवतार भी इन्होंने स्वयं को कहा, ठीक है, श्री कृष्ण का अवतार भी कहा, स्वयं को क्या कहा, स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार कहा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार कहा, स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार कहा। और ऐसा क्यों कह रहे थे, ताकि हिंदू मुसलमान में जो है आपस में क्या हो, एकता, ठीक है। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का बहुत प्रयास किया इन्होंने, और इन्होंने इस हद तक प्रयास किया कि भैया इन्होंने जिहाद का विरोध किया, इन्होंने जिहाद का विरोध किया कि भैया जिहाद कोई अच्छी चीज नहीं है। ये भी चीज है कि उन्होंने जिहाद का विरोध किया। और जिहाद का मतलब आप जानते हैं, जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद का मतलब एक तरह से होता है धर्मयुद्ध, ठीक है ना। तो जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद का मतलब है धर्मयुद्ध। तो इन्होंने जिहाद का विरोध किया, मतलब इनका कहना था कि जिहाद बात कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, मतलब अपोज्ड जिहाद कह सकते हैं, क्या भैया, अपोज्ड जिहाद, ठीक है। तो इन्होंने जिहाद को क्या किया, अपोज्ड
जिहाद, तो उन्होंने जिहाद का अपोज किया, वे जिहाद अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, तो जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध अर्थात काफिरों के विरुद्ध युद्ध, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो गैर मुसलमान हैं, जो हिंदू नहीं है, उनके खिलाफ युद्ध होता है जिहाद का मतलब, तो उन्होंने जिहाद का विरोध किया। स्वयं को श्री कृष्ण का मतलब कह सकते हैं कि कार्ड हिमसेल्फ एज श्री कृष्ण, कार्ड हिमसेल्फ, और तो इन्होंने इसी वजह से ये सब चीजें करी ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता बढ़े। कार्ड हिमसेल्फ एज श्री कृष्ण, ठीक है ना? श्री कृष्ण, तो स्वयं को इन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण कहा, ठीक है ना? हाँ, इन्होंने एक किताब भी लिखी, एक किताब भी लिखी और उस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया। तो कौन सी किताब लिखी? बहरीन ए अहमदिया, ठीक है ना? बहरीन ए अहमदिया, ठीक है? तो बहरीन ए अहमदिया नाम की किताब लिखी, ठीक, बहरीन बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया, ठीक है ना? बहरीन ए अहमदिया, ठीक, बहरीन ए अहमदिया, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है? ये किताब इनके द्वारा लिखी गई। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम क्या था? अहमदिया आंदोलन, ठीक है? अहमदिया आंदोलन चलाया, अहमदिया आंदोलन, ठीक है? कौन सा आंदोलन चलाया? अहमदिया आंदोलन, ठीक है? मतलब कह सकते हैं अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, ठीक है? अहमदिया मूवमेंट, तो ये ऐसे याद रखना है, अहमदिया आंदोलन चलाया, ठीक है? कहाँ से शुरू किया था इसको? कादियान गुरदासपुर से शुरू किया, ठीक है? कहाँ से इसे स्टार्ट किया गया था इस आंदोलन को? तो इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था कादियान नाम की एक जगह थी, कादियान, गुरदासपुर पंजाब, ठीक है? कादियान, कादियान, गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब, ठीक है? तो यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, ठीक है? हाँ जी, वो भी कब? 1889, 1889, ठीक है? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, आराम से हो गया, ठीक है? हाँ, ठीक है, हाँ, अपोज्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो भैया मिर्जा गुलाम अहमद की हम बात कर रहे हैं, किसकी? मिर्जा गुलाम अहमद की बात कर रहे हैं। मिर्जा गुलाम अहमद जिनकी उपाधियां क्या है? मसीहुल मौत, मसीहा या पुनर्जागरण का ध्वजधारी या श्री कृष्ण, मतलब इन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण भी कहा, ठीक है ना? तो स्वयं को श्री कृष्ण भी कहा है, पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा है, मसीहा कहा है, मसीहुल मौत कहा है, ठीक है? इन्होंने किताब लिखी बहरीन अहमदिया नाम से, और अहमदिया आंदोलन भी चलाया जिसको पंजाब के गुरदासपुर से स्टार्ट किया गया था 1889 में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया, ठीक है ना? एज इट इज याद रखना, ठीक है भैया? चलिए, ठीक, और आगे बढ़े। अब इसके बाद हम और आगे चले तो हमें जो मुख्य रूप से चीजें जाननी है, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हमें जो मुख्य रूप से और चीजें जाननी है, ये जानना भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, और उसी के साथ फिर सेशन समाप्त होगा। तो आइए जरा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भैया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भाई समाज सुधार में आप इन्हें पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे समाज सुधार हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है, ठीक है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो देखिएगा, ठीक है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 14 अप्रैल 1891 को तो इनका जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और इनकी डेथ की अगर बात करें तो 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी? भाई दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना? दिल्ली में भाई साहब इनकी डेथ हुई थी, ठीक है? और इसी प्रकार से और आगे बढ़े कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनकी उपाधियां, तो अगर इनकी उपाधियों की बात करें, इनकी क्या क्या उपाधियां हैं, क्या क्या टाइटल्स हैं? उपाधियां, ठीक है ना? उपाधियां अर्थात टाइटल्स। तो टाइटल्स की अगर बात करें तो जैसे आप देखिए इनकी एक उपाधि है आधुनिक भारत का मन, ठीक है ना? क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का मन, आधुनिक भारत का मन। तो इन्हें आधुनिक भारत का मन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में जो जैसे कहते हैं ना कि हिंदू धर्म की प्राचीनतम कानून की पुस्तक, ठीक है ना? हिंदू धर्म की प्राचीनतम कानून की पुस्तक, ठीक है? तो प्राचीनतम कानून की पुस्तक जो है वो मनु ने लिखी थी, और आज की जो कानून की पुस्तक है वो इन्होंने लिखी है। तो आधुनिक भारत का मन मतलब इन्हें आप कह सकते हैं कि मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया, मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है? मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया, मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है? बाकी आप इन्हें और क्या कहेंगे भैया? बाकी इनको कहेंगे आप, ठीक है, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का निर्माता या पिता, भारतीय संविधान का निर्माता या पिता। तो भारतीय संविधान का निर्माता कह लीजिए या पिता कह लीजिए, ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद अगर इनकी पत्रिकाओं की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? पत्रिकाएं अर्थात न्यूज़पेपर्स कह लीजिए या मैगजीन्स कह लीजिए। तो इनके द्वारा जो जो पत्रिकाएं या मैगजीन्स संपादित की गई उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है? जो जो पत्रिकाएं संपादित की गई इनके द्वारा उसको देख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। तो पत्रिकाएं जो है, पत्रिकाओं में एक है बहिष्कृत भारत, एक है क्या? बहिष्कृत भारत। भाई इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों इसका यही रहने वाला है, तो इंग्लिश में भी बहिष्कृत भारत ही आप लिखेंगे। और भैया क्या? जनता, ठीक है ना? क्या? जनता। तो बहिष्कृत भारत और जनता, बहिष्कृत भारत और जनता, ठीक है? तो ये दो पत्रिकाएं इनके द्वारा जो संपादित की गई, और इनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं इनकी अगर बात करें, इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए गए, इंस्टीट्यूशंस, तो इनकी अगर बात करें तो एक नाम आता है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। मतलब ये है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1920, ठीक है? क्या? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ठीक है ना? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ मतलब ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है? डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है? डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन वर्ष 1920, वर्ष 1920 में, ठीक है भैया? बाकी बहिष्कृत हितकारिणी सभा एक थी इनकी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत इसकी हिंदी में दोनों यही, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा वर्ष 1927, ठीक है? सॉरी वर्ष 1924, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और क्या? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ, समाज समता संघ, समाज समता संघ, ठीक है? समाज समता संघ, ठीक है? समाज समता संघ मतलब सोशल इक्वलिटी फेडरेशन, है ना? तो एक तरह से समाज समता संघ को हम क्या कह सकते हैं? सोशल इक्वलिटी, ठीक है? फेडरेशन वर्ष 1927 में, ठीक है? वर्ष 1927 में। अभी और भी है, पहले इसको देख लेंगे, ठीक है ना? तो भैया क्या क्या है भाई? हम कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश में। 6 दिसंबर 1856 को इनकी डेथ हुई दिल्ली में। पत्रिकाएं हैं बहिष्कृत भारत, जनता और मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और मूक नायक। तो ये इनकी पत्रिकाएं हो गई, है ना? ये इनकी पत्रिकाएं हो गई, मैगजीन्स हो गई जो इनके द्वारा संपादित की, ठीक है? और इनके द्वारा इनकी जो उपाधियां हैं आधुनिक भारत का मन, भारतीय संविधान का निर्माता या पिता। इंस्टीट्यूशंस की बात करें, संस्थाओं की, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1920 में, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 में समाज समता संघ,
चला है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, महार सत्याग्रह, ठीक है, महार सत्याग्रह। तो दलितों को जो मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, ठीक है ना, हाँ जी भाई, दलितों को जो मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था उसी को लेकर इन्होंने आंदोलन किया, तो महार सत्याग्रह याद रखें, क्या भैया, महार सत्याग्रह, ठीक है, महार सत्याग्रह, तो बिल्कुल याद रखना है, महार सत्याग्रह, ठीक है भैया, महार सत्याग्रह, महार सत्याग्रह, ठीक है, कहां पर इसको चलाया गया था, इसको चलाया गया था महार सत्याग्रह को, कहां पर भैया, तो महार सत्याग्रह चलाया गया रायपुर महाराष्ट्र, रायपुर महाराष्ट्र, कब भैया, 1927 में, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या था, एक तरह का मंदिर प्रवेश आंदोलन आप इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप इसे, मंदिर में प्रवेश को लेकर, है ना, दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उसी को लेकर आंदोलन हुआ था, और बिल्कुल निश्चित रूप से दलितों को क्या किसी को भी मंदिरों में प्रवेश ना देना, ठीक है, बहुत खराब चीज है, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। अम्बेडकर जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक एक करके हम आगे करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है ना। जैसे अम्बेडकर जी के बारे में और क्या जरूरी बातें, जैसे भाई हम जानते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, ठीक है ना भाई, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया, मतलब कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटेड, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, वेरी गुड, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, आप मंदिर जाना चाहें, आप मस्जिद जाना चाहें, आप गुरुद्वारा जाना चाहें, या आप कहीं ना जाना चाहें, अपनी अपनी मान्यता है, उसमें कोई समस्या थोड़ी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई कहीं समस्या नहीं है, जिसको जो मन करे करे, ठीक है, संविधान ने सबको इजाजत दी है, सबको आजादी दी है, जिसको जैसी मान्यता है वो वैसा करे। हाँ एक चीज है कि संविधान कहता है आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि अगर आप इनमें से कहीं नहीं जाना चाहते मत जाओ, लेकिन इससे भी जरूरी चीज है कि आप किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं कर सकते, आपका जो मन में आए करिए, बस आप किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं कर सकते, कि है ना, मतलब किसी के बारे में आप शब्द नहीं कह सकते, मंदिर ऐसा है, मस्जिद ऐसा है, या गुरुद्वारा ऐसा है, किसी के बारे में कुछ आप शब्द मत कहिए, उल्टा मत कहिए, नेगेटिव मत कहिए, आपको अपनी जो मानता रखनी है रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ जी, ना तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कभी किसी को बुलाने नहीं जाता कि तुम आओ, सबकी अपनी अपनी आस्था है, जिसका मन करता है अपनी आस्था रखता है, जिसका मन नहीं करता वो अपनी आस्था नहीं रखता है, ठीक है, चलिए अपनी अपनी आस्था है, ठीक है, चलिए अब देखिए बाकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम तो भाई बाबा जी है नहीं, ठीक है, भाई जो संवैधानिक रूप से समझ पाए हैं मुझे बता रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, आइए देखते हैं, तो भैया तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया, ये तीन गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए, 1930 में, 1931 में और 1932 में, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में विस्तार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है वो भी वहां पर देखेंगे, अभी सिर्फ इतना जानिए कि तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, वहां पर इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें विभिन्न प्रतिनिधि बैठकर संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर डिस्कस करते थे, ठीक है, और याद करिए 1932 में, 1932 में गांधी जी के साथ 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट, ठीक है ना, पूना पैक्ट मतलब कह सकते हैं सीधे सीधे पूना पैक्ट विद गांधी जी, इसके बारे में भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पूना पैक्ट विद गांधी जी, तो गांधी जी के साथ पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट विद गांधी जी, ठीक है, हाँ जी, और फिर अगली बात 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, समर्थन नहीं, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि डो नॉट सपोर्टेड। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया था इन्होंने, और 1942 में ही वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य बने, वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य बने, वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य बने, ठीक है, हाँ जी, विधि सदस्य बने, मतलब कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कमिटी या काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, तो 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए, है ना, 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए, ठीक है ना, अच्छा भैया, हाँ ठीक है, चलिए और देखा जाए, और आप देखेंगे 1946 में 1946 में पूर्वी बंगाल से, कहां से, पूर्वी बंगाल से संविधान सभा का चुनाव जीते, ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े थे, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव जीते, ठीक है, चुनाव जीते, बाद में शुरू में नहीं, पहले तो निर्दलीय थे शायद, 1946 में पूर्वी बंगाल से संविधान सभा का चुनाव जीते, मतलब ये कह सकते हैं कि वोन था, संविधान सभा का जो इलेक्शन है चुनाव है वो जीते थे, ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे चलकर आपने देखा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो आप जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब कह सकते हैं कि हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, कब की बात है ये, 29 अगस्त 1946, फिर और आगे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है, आजाद भारत के पहले क्या हो गया, कानून मंत्री, तो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री हुए, ये भी याद करना है, ठीक है, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इस्तीफा, ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इन्होंने हिंदू कोड बिल मामले में इस्तीफा दिया, ठीक है, मामले में इस्तीफा, ठीक है, मतलब क्या था हिंदू कोड बिल, ठीक है, तो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री हुए, ठीक है, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री हुए, हिंदू कोड बिल लेकर आए, ठीक है, कानून मंत्री होने के नाते ये एक हिंदू कोड बिल लेकर आए, और ये हिंदू कोड बिल एक ऐसा बिल था, एक ऐसा विधेयक था, एक ऐसा प्रारूप था जिसमें समाज की कई सारी कुरीतियों को, है ना, गैर कानूनी बनाने, इल्लीगल बनाने का प्रोविजन था, लेकिन इसके बावजूद इस बिल का, इस मामले का बहुत विरोध हुआ, जब बहुत विरोध हुआ तो अम्बेडकर जी काफी मतलब व्यथित हुए अंदर से, और उन्हें लगा कि जिस समाज के लिए मैं इतना अच्छा करना चाहता हूं वही समाज इसका विरोध कर रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध मतलब क्या किया भाई, त्यागपत्र दे दिया कि मुझे कानून मंत्री बने रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब आप हमारे हिंदू कोड बिल का समर्थन नहीं कर सकते। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि हिंदू कोड बिल जो है इसके एक एक पॉइंट को, एक एक बात को आगे चलकर पास कराया गया अलग अलग माध्यमों से, ठीक है, अलग अलग माध्यमों से, तो वो भी एक बात है, ठीक है, और कह सकते हैं हिंदू के बल्कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, जीवन के अंतिम समय में एट द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन के अंतिम समय में, ठीक है, जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया, जीवन के अंतिम
अंतिम समय की बात है, ठीक है। तो जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या किया भैया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जीवन के अंतिम समय में क्या किया इन्होंने, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो पक्का याद रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर अम्बेडकर जी के बारे में जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो समाप्त होती है और इसी के साथ ही ये टॉपिक, ये चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, इसी के साथ ये चैप्टर, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अच्छे से दिमाग में रखिएगा चीजों को, और जैसा कि आपको बताया गया, ठीक है भाई, कई सारी, एक ये चीज आपको बताई हमने पहले आज, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इसके बाद आपने देख लिया अब्दुल लतीफ के बारे में, मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, और नया चैप्टर होगा